देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मोदी जी की सरकार पर खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि ना तो साथी साथ दे रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी के घटक दल ना तो मोदी जी का साथ दे रहे हैं और ना ही विपक्ष सदन में नरेंद्र मोदी को बोलने का मौका दे रहा है। विपक्षी सांसदों ने जिस तरह से भाजपाई सांसदों की बखिया उधेड़ के रख दी है, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से लेकर के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, हर एक मुद्दे पर बीजेपी फंसती चली जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री जो है वो हर एक मुद्दे पर एक दूसरे के मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितने समय तक मोदी जी ये सरकार चला पाएंगे? किस तरह से एनडीए में भगदड़ मची हुई है, किस तरह से एनडीए जो है वो टूटने के कागार पर पहुंचता चला जा रहा है और सामने इस तरह के स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। ऐसे में बीजेपी या मोदी सरकार कितने दिनों के लिए मेहमान है, कितने दिन तक मोदी जी पीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे कि क्या एनडीए के सभी साथी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रहे, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, अंदर खाने आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि एनडीए में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से। तो बिना देर करे इस पर खुलासा जो है वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी करेंगे। तो बिना देर करे सीधा मैं अशोक वानखेड़े जी का रुख करती हूँ। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की राजनीति किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है और खासकर मोदी जी के लिए कहा जाए कि दो बैसाखी नहीं, कई बैसाखियों के दम पर वो सरकार चला रहे हैं और उनका हाल ऐसा हुआ कि इस बार बजट सत्र में अंतिम दिन बिना उनके भाषण के सदन को समाप्त करना पड़ गया। जगदीप धनखड़, ओम बिड़ला तो फंसे हुए हैं ही। तो क्या मोदी सरकार पर खतरे की घंटी इस तरह से भी बज रही है? क्योंकि हमने देखा कि चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे एससी एसटी के जो क्रीमी लेयर है यानी रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं उनके जो घटक दल हैं, नरेंद्र मोदी के जो घटक दल हैं, वो उनके साथ इंडिया की विचारधारा क्या सिमिलरिटी, क्या मैच खाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमने देखा कि जातीय जनगणना के पक्ष में जो है वो चिराग पासवान है और जो जितन राम मांझी है वो इसके खिलाफ है। मतलब एक ही कैबिनेट के अलग अलग मंत्री जो है मोदी के, वो परेशानी में नरेंद्र मोदी को डाल दिया, ये होना ही था। तो क्या, जो सवाल मेरा था कि मोदी सरकार पर क्या अपने घटक दलों के चलते, इंडिया तो है ही, प्रेशर बना ही रहा है इंडिया विपक्ष जो है, क्या मोदी सरकार पर खतरे की घंटी बज रही है? यकीनन आदित्य जी, मुझे याद है जब हमारा ऐसे एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि स्पीकर का चुनाव यही एक विश्वास का मत होता है सरकार का करीब करीब, तो ये क्या अग्नि परीक्षा है क्या? तब मैंने कहा था कि ये सरकार को अग्नि परीक्षा हर दिन की परीक्षा है। अग्नि परीक्षा से ये सरकार मात्र स्पीकर पद नहीं, हर बिल इनका अग्नि परीक्षा होगा। और जब संसद चलती है तो हर दिन होगा, संसद नहीं चलती तो भी होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत एकजुट है और विपक्ष की तादाद भारी है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने जीवन भर कभी अल्पमत की सरकार नहीं चलाई, वो हमेशा बहुमत की अपने बलबूते पर सरकार चलाते थे। केंद्र में जब 2014 में आए तो उन संयोग था कि वो 280 के आसपास थे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। और 2019 में तो 300 पार था और वहीं बिरला जी थे। मतलब पहले तो टेन्योर में सुमित्रा जी थी, फिर 5 साल बिरला जी रहे। बिरला जी ने वो सदन चलाया है जहां 300 से ज्यादा एनडीए का कुनबा है और विपक्ष बिल्कुल अलग अलग होके बिखरा हुआ और बहुत ही छोटे नंबर पे था। तो वो अपनी दादागिरी कर सकते थे, वो अपनी तमाम बातें मनवा सकते थे और जब चाहे तब उनको निष्कासन कर सकते थे। अब इस बार मामला उल्टा हो गया। ये बिरला जी को भी समझ लेना चाहिए कि अब सदन में पक्ष और विपक्ष में ज्यादा फर्क नहीं,
यदि इंडिया और एनडीए गठबंधन भी हम बात करें तो कोई 60 सीटों का फर्क है, वो ज्यादा बड़ा होता नहीं। दूसरी बात, ये सरकार बैसाखियों पे है। आपने कहा ना कि एक कहता है कि ये करूं, एक कहता है कि ये मत करो, मतलब जातीय जनगणना, ऐसे कई इश्यूज है जिसपे मतभेद है। देखो, ये शिव जी की बारात है, जब शिव जी की बारात होगी तो उसमें सभी टाइप के लोग होंगे। तो इस बारात का जो दूल्हा है उसको इतना ताकतवर होना होता है कि वो समय आने पे अपने गले में विष को प्राशन करके थाम ले। क्या बारात तो पीछे शिव जी की है, सामने दूल्हा जो है वो शिव है क्या? वो नहीं, उसको आदत ही नहीं है कभी ऐसा काम करने की। इसीलिए जब वो जातीय जनगणना पे बात होती है तो आप उनकी क्यों बात करते हैं? चुनाव के दौरान राजस्थान में स्वयं अमित शाह जी ने कहा था, हम कहा जातीय जनगणना के खिलाफ है, हम भी जातीय जनगणना चाहते हैं, लेकिन एक अलग फॉर्मेट में। अब जनगणना होती है, उसका क्या फॉर्मेट होता है भगवान जाने। जिस जातीय जनगणना की आप खिलाफत करते रहे, और जो जातीय जनगणना का जो जनक है, जिसने करके दिखाया, वो नीतीश कुमार है। वो आज आपके पाले में है। तो मांझी को नीतीश कुमार नहीं सूट होते, या मांझी की दुकानदारी बंद होती, इसलिए बोलता है जातिगत जनगणना नहीं चाहिए। पासवान की दुकानदारी जनगणना पे चलती है, वो बोलता है चाहिए। तो ये जो अंतर्भाष है, अंतर्विरोध है, ये अंतर्विरोध कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को मेजर डिसीजन लेने में हिंड्रेंस है, ब्रेक लगाता है। पहले जैसा नहीं है, 2019 से 24 का वो टेन्योर नहीं है जो चाहे वो डिसीजन ले ले और जो चाहे वो अपनी मनमानी कर ले। क्योंकि वो जो 52 लोग हैं, तब भी एनडीए था 1924 तक का, वहां एनडीए के गठबंधन के जितने भी दल थे वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के एहसान के तले दबे हुए थे। तूने दिया तो भला, ना दिया तो भला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत उनको थी सरकार में रहने की, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं थी उनकी सरकार में रहने की, वो अपने बलबूते पे थे। इस बार ये जो 52 लोग हैं गठबंधन दल के, 240 बीजेपी के पास है और 52 इनके पास है, गठबंधन के दल है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 13 है। मतलब 2 ही पार्टियां डबल डिजिट पे है, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की। बाकी सब पार्टियां सिंगल डिजिट है। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी एकनाथ शिंदे की है, 7 लोग हैं उनके। तो आप समझ सकते हैं कि 1-1, 2-2, 1-1, मांझी अकेले हैं, पासवान के 5 है। तो कुल मिलाकर ये लोग नंबर में कम है, 52 है, लेकिन ये 52 लोग जानते हैं कि ये है तो सरकार है और ये नहीं है तो सरकार नहीं है। इसके लिए इनकी जबान में अब दम आया, अब ये बोलने लगे हैं। कोई भी आदमी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सुशील कुमार शिंदे बहुत महाराष्ट्र के बड़े कद्दावर नेता, फाइनेंस मिनिस्टर, और सबसे 7-8 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे लगातार कांग्रेस सरकार में। उनने किस्सा सुनाया, बाद में वो मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनने किस्सा सुनाया। उनने कहा कि जब मैं वित्त मंत्री हुआ करता था तो वित्त मंत्री ये तीसरे नंबर की पोजीशन आती है, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फिर फाइनेंस मिनिस्टर राज्यों में। लेकिन बोले जब हम जाते थे चीफ मिनिस्टर के पास फाइल्स लेके, तो हम पूछते थे पीए को कि साहब का मूड कैसा है, बहुत बढ़िया है, तो हम सारी फाइलें लेके अंदर जाते। उन्होंने बोला आज सुबह से जरा मामला गर्म है, तो हम सिलेक्टेड 3-4 फाइल लेके अंदर जाते, क्योंकि वो डर था हमें मुख्यमंत्री का। बोला जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मेरी हालत थी, कोई भी विधायक सॉरी एमएलए बिना परमिशन के दरवाजा धक्का मार के अंदर आता था और बोलता था कागज रख के जरा इसमें साइन करना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, तो बोला मेरी सरकार अल्पमत में थी, इंडिपेंडेंस के भरोसे थी, तो कौन नाराज हो जाए और घर बैठ जाए तो मेरी सरकार गिर जाए। तो एक कमजोर मुख्यमंत्री और एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री, ये आपके सीने, चौड़ा सीना हो गया और हाइट हो गई और वजन हो गया, उससे नहीं होता। आपकी ताकत, आपके पीछे लोग कितने खड़े हैं, कितना नंबर है आपके पास, इस पे होती है राजनीति। तब वो ताकत मोदी जी के पास नहीं, इसलिए मोदी जी बार बार मोदी जी के खिलाफ खुल के बोलते हैं लोग। अब गडकरी जी के लोकसभा क्षेत्र से एक यूनियन वालों ने
इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो यूनियन, बहुत बड़ा यूनियन है नागपुर में, उस एम्प्लॉयज यूनियन ने एक मेमोरेंडम दिया। वो अपने सांसद को मेमोरेंडम देंगे कि आपके थ्रू हम वित्त मंत्री को देना चाहते हैं, क्योंकि वो मतदाता है और अच्छी तादाद में है। और जो उन्होंने मांग की वो शायद गडकरी जी को लगा कि जायज है, तो गडकरी जी ने उस पर अपना एक कवर लेटर लिखते हुए कि ये संघ की, इस एसोसिएशन की ये मांग है और ये मेरे पास मेमोरेंडम आया है, आप इसको देखने का कष्ट करें करके वित्त मंत्रालय के लिए दिया। उसमें क्या था, जीएसटी जो लगा हुआ है प्रीमियम पे, उस पे था कि प्रीमियम पे जीएसटी मतलब आप अनसर्टेनिटी पे जीएसटी लगा, टैक्स लगा रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम? क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट अवर लाइफ। यदि मैंने इंश्योरेंस निकाला है तो मुझे ये पता है कि मेरे जाने के बाद वो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार को, मेरा पीछे मैंने नहीं रहने के बाद भी परिवार का केयर करेगा। तो दैट इज द मनी ऑफ अनसर्टेनिटी। आपने उस पर भी टैक्स लगाया। दूसरी बात, इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको वापस पैसा मिलती है, तो वो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका जाता है वो एक सेविंग है। यदि ऐसा ही जीएसटी लगता रहा तो लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालना बंद कर दें। तो इस देश में सेविंग की जो जरूरत है, आप बैंक रेट्स बढ़ाते हैं सेविंग के लिए, आप कहते हैं महंगाई है तो सेविंग पैसा लोगों को खींचो, उस पर इंटरेस्ट आता है। ऐसे कई बिंदुओं पे उन्होंने वो पत्र लिखा था और वो वित्त मंत्रालय को आगे एक पोस्टमैन के तरीके से या एक कुरियर सर्विस में जैसा लेटर पहुंचाते हैं वैसा लेटर पहुंचाया। लेकिन फिर वो लेटर लीक हुआ और वो गडकरी के नाम से हुआ और गडकरी जी ने उस पर कोई अभी तक खंडन नहीं किया। तो मैं ये मान के चलता हूं कि गडकरी भी वही चाहते थे कि जो उस लेटर में लिखा हुआ था। तो यदि मैं ये मानूं कि गडकरी ने अभी तक कोई खंडन नहीं, मैंने तो पहले कहा था कि गडकरी की शब्द नहीं है, गडकरी जी ने तो एक लेटर एंडोर्स किया, लेकिन इतने दिनों के बाद इतनी कंट्रोवर्सी हुई, सोशल मीडिया पे हुई, अखबारों में छपा, गडकरी जी के नाम से छपा, गडकरी राइट लेटर टू एफएम टू कट डाउन जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हेडलाइन छपी। उसके ऊपर कोई गडकरी का बयान नहीं है। इसका मतलब गडकरी जी भी वो चाहते थे, तो अपने पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। और सबसे बड़ा जो उदाहरण में देखने को मुझे मिला, वो जो क्रीम लेयर का आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि भाई क्रीम लेयर को नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, तो इन्होंने कहा कि हमें, इन्होंने तुरंत लिपापोती करने के लिए अपने ही पार्टी के नेताओं को, जो पिछड़ी जाति के नेता थे उनको प्रधानमंत्री से मिलवा के रिक्वेस्ट करवाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगा तो हम अध्यादेश लाएंगे, लेकिन क्रीमी लेयर वाला ये इशू हम दलितों का रिजर्वेशन नहीं। पॉइंट नंबर 1 वेल टेकन। नहीं तो विपक्ष मांग करता, और उन्हीं के पार्टी में मांझी भी मांग करते, बहुत सारे हैं, पासवान भी मांग करते। क्या करें, करना पड़ता हूँ, तो पहले ही कर दिया डर के मारे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज देखता हूं मैं अदिति जी, वो था वक्फ बोर्ड का जो नया कानून ला रहे थे, उसको कानून टेबल करने के बाद नरेंद्र मोदी जी के राजकीय जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि बिल कोई पेश किया और बाद में वो समिति के पास कमेटी को रेफर। तो ये जो काम किया, क्योंकि वो भागे, क्योंकि वो जानते थे कि वो बिल यदि लोकसभा में लाया तो उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उस बिल के मामले में सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। बीजेपी के पास 272 का आंकड़ा नहीं है, 240 पर बीजेपी है, यही प्रमाण है। यही प्रमाण है। तो बार बार अब मोदी जी भी तो कहा मोदी की गारंटी और मोदी सरकार कहते हैं, वो मजबूर हो गई एनडीए सरकार कहने के लिए। जब एनडीए की सरकार है तो एनडीए की बात सुननी पड़ेगी आपको, तो माझी की भी बात सुननी पड़ेगी, चंद्रबाबू की भी बात सुननी पड़ेगी, एकनाथ शिंदे की भी बात सुननी पड़ेगी, पटेल की भी बात सुननी पड़ेगी, सबकी बातें सुननी पड़ेगी। तो जब चंद्रबाबू नायडू के एक सांसद ने कहा कि ये इस पे पुनर्विचार होना चाहिए, और एक मुस्लिम मतदाता आज भी बिहार में है जो बड़ी तादाद में वोट देता है, आप मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं, बीजेपी मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में दे रही है। एनडीए सरकार जिसमें बीजेपी घटक दल है, वो आंध्र प्रदेश में मस्जिदों को 10,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस दे रही है। तो ये वक्फ का कानून लाके आप क्यों मुसलमानों को नाराज करोगे? वहां पे कमेटी को रेफर्ड हुआ। जी,
वांकेड़े सर, उस हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तो चौतरफा घिरे हुए हैं अपने एनडीए के घटक दल। इंडिया ने जिस तरह से जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो प्रस्ताव लाने पर 87 सांसदों ने हस्ताक्षर किया, वो कम से कम वो हो ना हो बात की बात है, लेकिन इंडिया अलायंस ने दिखा दिया, दम दिखा दिया। देखिए, ओम बिरला को आए दिन अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, कोई सुनाने में पीछे नहीं हटता है। जगदीप धनखड़ को ये पता होना चाहिए कि वो देश के उपराष्ट्रपति। वो बार बार आरोप लगाते हैं कि असंवैधानिक, संविधान के खिलाफ, देश तोड़ना चाहते हैं विपक्ष। क्या सरकार को सवाल पूछना देश तोड़ना है? क्या सत्ता पक्ष का कोई भी आदमी किसी के बारे में कोई भी कहेगा? सदन के एक बुजुर्ग आदमी के बारे में कोई भी कहेगा? एक राष्ट्रीय जिसका एलओपी है लोकसभा में, 100 से ज्यादा लोकसभा में जिसके मेंबर है, उस खड़गे के बारे में वो कोई भी उलूल जुलूल बात करेगा सदन के पटल पे और उसको जायज ठहराएंगे और झूठ बोलेंगे जगदीप धनखड़। मैं वो वीडियो देख रहा था उनका, जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि भाई मैंने दोनों को मिलाया, दोनों को मिलने के बाद सब बात हुई, ये हुई वो हुई, मैंने एक एक शब्द दिखाया। उसके बाद खड़गे उठ के खड़े हो गए कि सर आपने ये कहा था कमरे में कि मैं ये सारा चीज देखूंगा खुद और ये रिटर्न में आपको दूंगा। क्या है ये? कांग्रेस के कई सांसदों ने जो कहा तिवारी जी ने, उस तिवारी जी के कहने का जो बोला है उस दिन, उसका रिटर्न में मांगा है। क्यों नहीं दे रहे धनखड़ साहब? जया बच्चन को कहना कि आप सेलिब्रिटी होंगे, ऐसा नहीं हो सकते। आप डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर पैसा भी देता है, प्रोड्यूसर पैसा भी देता है एक्टिंग करने की, और डायरेक्टर वो होता है जिसको आता है। आप अपने आप को आप डायरेक्टर समझ रहे हैं, और यदि आप समझते हैं कि वो एक्टर है जय बहादुरी और आप डायरेक्टर है, तो फिर आपके प्रोड्यूसर क्या नरेंद्र मोदी जी है जो पैसा देते हैं आपको? ये बोला तो फिर क्या होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वही काम करेगा जो प्रोड्यूसर जैसी फिल्म बनाने के लिए बोलेगा वैसे बनाएगा। आप देखिए, ये राज्यसभा है, अपर सदन है, बड़ा हाउस, लोकसभा के और उसके प्रोटोकॉल में बड़ा सदन माना जाता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि लोकसभा में जो चुन के आएंगे वो तो आएंगे, वो जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो इस देश चलाने में मदद करें, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, अच्छे लॉयर, रिटायर्ड जजेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे स्पोर्ट्समैन, विभिन्न फील्ड के लोग राज्यसभा में होने चाहिए। वो बुजुर्ग होंगे, इसलिए उनको अपर हाउस कहा गया है। लेकिन वो डंपिंग ग्राउंड हो गया है, जो लोकसभा नहीं जीत पाता वो हार के राज्यसभा भेजा जाता है। तो आप जगदीप धनखड़ साहब सभापति है, इसका मायना वो भी एक सदस्य है, वन अमंग ऑल। वांकेड़े सर, उस हिसाब से मोदी जी के साथी जो है वो कब तक साथ देंगे, कब तक साथ है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है फिलहाल सामने। बैसाखियों के दम पर सहारे सरकार है जिनकी विचारधारा आपस में तालमेल नहीं खाता। ऐसे में ये सरकार कितने दिन तक चल सकती है? नरेंद्र मोदी क्या 5 साल का टर्म खत्म भी कर पाएंगे? देखिए, ये एक कहावत है मराठी में, गाजराची पुंगी वाजली तो वाजली, नहीं तो गाजर खाल्लं। मतलब ये जो कैरेट होता है, कैरेट, उसको घिस के उसकी एक ऐसा ये बनाता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है छोटा, जो मुंह में लगा के पू 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 आवाज करता है। तो बोला ये गाजर की पूंजी है, जब तक बजे बजाओ, नहीं बजी तो खा जाओ गाजर समझ के। तो ये वैसा ही है, ये सरकार जब तक चलेगी तब तक। ना इस सरकार का कोई टाइम लिमिट मैं बता पाऊंगा, ना आप बता पाएंगे। कहने को ये 5 साल चल सकती है और कहने को ये 4 दिन के बाद गिर सकती है। गारंटी नहीं। जहां अंतर्विरोध बहुत है, जहां सामान्य विचारधारा नहीं, वो अकाली दल और शिवसेना के भरोसे चलने वाली सरकार नहीं। ये हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही है, चाहे तुम हमको कुछ भी करो सरकार नहीं गिरने देगी, वो वाली बात नहीं है। मुझे नहीं तो तुझे भी नहीं, ये हाल है यहाँ पे। और मोदी जी को ऐसी सरकार चलाने के आदि नहीं। मोदी जी के दोनों स्पीकर, मतलब दोनों सदन के सभापति है,
वो अभी भी इस बात को नहीं समझ में आ रहे हैं कि ये 2019 से 24 का सदन नहीं, ये 24 से 29 का सदन, ये उनको अभी तक समझ में नहीं आता। और यही दो लोग इस सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी में लाने में मददगार होंगे। जी वानखेड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश नीति के मंच पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए।